Good morning, students. Today we will read about the gravitational force, gravitation chapter. In the previous lecture, I told you about the introduction of the gravitation. That in the universe, every body attracts the other body with a force that is called the gravitational force. यानी इस यूनिवर्स में कोई भी एक बॉडी होती है तो वो दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब उस दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ होती है तो अर्थ यदि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है तो उसे बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन्स ने दिया था। तो ये हमारा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो न्यूटन हैं। न्यूटन ने इस लॉ को दिए थे। इस लॉ में क्या बताया गया? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, everybody in the universe attract the other body with a force. Everybody in the universe attract the other body with a force which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहना मतलब कि दो बॉडी है, यम1 एक का मास यम1 है, एक का मास यम2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r2 है। बीच की डिस्टेंस जब भी लेना तो उनके सेंटर से लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया गया है कि यदि इस यूनिवर्स में कोई भी एक बॉडी होती है तो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है विथ अ फोर्स, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कह सकते हैं यह प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। जो फोर्स दोनों बॉडी के बीच में लगता है वह प्रोपोर्शनल टू होता है m1 इंटू m2 और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी यह प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। दो एक बॉडी का मास m1 एक बॉडी का मास m2 है तो जो फोर्स का दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की क्या होता है? स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब इसको आगे हम लोग लिखेंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2/r, इसका दोनों को मिला दिया गया। अब ये बताया गया कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू रखते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी आएगा। तो कैपिटल जी को कहते हैं क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेयर क्या है हमारा? वेयर जो जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। ठीक। और इस कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वह हमेशा कांस्टेंट होती है और प्लेस टू प्लेस बदलती नहीं है। ठीक है। तो इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इन दोनों बॉडी में से किसी एक के मास को दोगुना कर दें तो भी फोर्स भी क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। यदि दोनों के मास को दोगुना करते हैं तो फोर्स हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, यहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं कि यदि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को दोगुना कर दें तो जो फोर्स होगा वो 1/4 बचेगा। क्या बचेगा? 1/4 बचेगा, यानी उसका 1/4 भाग रह जाएगा। तो इस तरीके से कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वह हमेशा कांस्टेंट होती है। कैपिटल जी का जो वैल्यू होती है, मान होता है, वह 6.67 10⁻11 होता है। इसका जो यूनिट होती है यदि यहाँ से निकाल भी लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, जी इक्वल टू f(r²/m1m2) हो जाएगा। तो एफ का न्यूटन होता है, r² का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये mm नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा पर kg²। तो ये इसका SI यूनिट हो गया। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या एप्लीकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिर यहाँ बताने जा रहा हूँ बेटा
कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उनको रिवॉल्यूशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है वो कौन देता है? वह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की रोटेशनल फोर्स ही उसको प्रोवाइड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं, जो सोलर सिस्टम हमारा एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता। कब कौन कहाँ होता है उसको हम लोग नहीं कर पाते। ओशियन में जो हमारा लो टाई हाई टाई होता है, पानी को क्या कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो ये भी होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक चीज़ ध्यान देना कि जो जैसे अर्थ पे जो सी है, सी में हाई टाई लो टाई आते रहते हैं, तो वो होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। यानी मून क्या करता है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है, इससे पानी ऊपर नीचे होता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे, जिससे मान लो कोई भी सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ के अराउंड वो घूमता रहता है, तो जो सेटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं वो क्यों उसके अराउंड घूमता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स से घूमता है। अर्थ हमारा जो नेचुरल सेटेलाइट है, सॉरी जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है, उसके अराउंड रोटेट करता रहता है, वो भी क्यों करता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर जो है कि अर्थ के अराउंड एग्जिस्ट करता है, अभी क्यों करता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अर्थ का एग्जिस्टेंस नहीं होता। रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है।